दिस साइड तपन कुमार झा और हमारी पैरेट सिक्योरिटी के एडवांस ट्रेनिंग में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसकी पिछले वाली वीडियो में हमने कवर करा था कि कौन कौन टूल्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं हमारे पर्टिकुलर एक हैकिंग लैब डेवलप करने के लिए। आज बात करेंगे कुछ वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, वीएमवेयर करता क्या है बेसिकली हमारे सिस्टम में, क्यों हमें रिक्वायर्ड होता है इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की, और हैकर क्यों यूज करता है वर्चुअल मशीन का अपने सिस्टम में, क्या चीजें इंस्टॉल करने के लिए, वो सब चीजें आज हम देखने वाले हैं। और थोड़ा सा और कुछ और बारे सिस्टम रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे कि अगर आपका सिस्टम जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसके हिसाब से आपको कौन सा लैब जो है डेवलप करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं आपको कि वर्चुअलाइजेशन होता क्या है, क्यों हम लोग बोलते हैं कि वर्चुअल मशीन आप डालो अपने सिस्टम के अंदर, उसके बाद आप मल्टीपल ओएस डाल सकते हैं। सो बेसिकली वर्चुअल मशीन अलाउ करता है आपको एक ही टाइम पे मल्टीपल एप्लीकेशन रन करने में, अपने और मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम रन करने में अपने एक मशीन पे। लेट्स सपोज कि अभी जो मेरी मशीन है ये विंडोज मैंने 11 डाला हुआ दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो ये विंडोज 11 है, ठीक है। तो इस विंडोज 11 के अंदर क्या कर रखा है मैंने कि मेरे अभी एक सिस्टम के अंदर एक विंडोज 11 डाला हुआ है। अगर मान लो मुझे इसके अंदर पैरेट सिक्योरिटी चलाना है, या फिर कोई उबंटू चलाना है, या फिर कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना, तो उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, इसको आइदर मैं ड्यूअल बूट करूं। ड्यूअल बूट का मतलब क्या होता है कि जब मैं इसको ऑफ करूंगा, ऑफ करने के बाद ऑन जब वापस से स्टार्ट करूंगा, तो स्टार्टिंग में मुझसे एक ऑप्शन पूछेगा कि आपको विंडोज 11 लॉन्च करनी है या फिर आपको उबंटू या पैरेट सिक्योरिटी जो भी आपने डाल रखी है वो ऑन करना है। तो जैसे ही मैं पैरेट सिक्योरिटी पे जब मैं क्लिक करूंगा, एंटर करूंगा, तो वो पैरेट सिक्योरिटी खुल जाएगा मेरे सामने। और फिर अगर मुझे वापस से विंडोज 11 में जाना होगा, तो उसके लिए वापस से मुझे पूरा शट डाउन करना पड़ेगा, शट डाउन करके मुझे वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा। और फिर स्टार्टिंग में पूछेगा कि विंडोज 11 या फिर पैरेट सिक्योरिटी, तो फिर मैं विंडोज 11 पे क्लिक करूंगा, सेलेक्ट करूंगा जब मैं विंडोज 11 को, तब जाके मैं विंडोज 11 के ओएस को खोल पाऊंगा। तो आपको दिख रहा होगा कि अगर मुझे एक मशीन से दूसरे मशीन, मतलब कि एक ओएस से दूसरे ओएस में अगर मुझे स्विच करना है, तो उसके लिए मुझे सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये बहुत दिक्कत वाला काम हो गया। मतलब ऐसे तो अपन इशू इशू क्रिएट हो जाएगा कि अपन बार बार सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे, मुझे कोई टूल चेक करना है, मैं वापस से पैरेट सिक्योरिटी में शटडाउन होकर जाऊंगा, मेरा विंडोज का सारा वर्क मुझे सेव करना पड़ेगा। तो इसके लिए हैकर्स क्या यूज करते हैं, बेसिकली हम लोग भी सिक्योरिटी रिसर्चर भी इसको यूज करते हैं अपने टेस्टिंग करने के लिए। हम क्या करते हैं कि हमारे एक ही सिस्टम पे हम मल्टीपल ओएस डाल पाते हैं। अभी डायरेक्टली तो पॉसिबल है नहीं, अगर आप डायरेक्टली एक, क्योंकि एक सिस्टम के अंदर इधर सी ड्राइव है मेरी, उसमें मैंने विंडोज 10 डाल दिया, फिर 7 डाल दिया, उसके बाद मैं दूसरा ओएस नहीं डाल सकता उसके अंदर, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर मुझे करना क्या पड़ेगा, अगर मुझे एक ही टाइम पे मोर देन वन ओएस रन करने हैं टेस्टिंग के लिए, आपको एक एनवायरनमेंट डेवलप करना है, एक हैकिंग लैब डेवलप करनी है, उसके लिए आपके पास कम से कम 2-3 सिस्टम होने चाहिए। जब वर्चुअलाइजेशन नहीं था, तब उस टाइम पे हम लोग करते क्या थे कि हम लोग 3-4-5-6 लैपटॉप लेके ट्रैवल करते थे। एक लैपटॉप के अंदर विंडोज 11 हो गया, एक लैपटॉप में मेरे काले लिनक्स हो गया, एक लैपटॉप में मेरे पैरेट सिक्योरिटी हो गया। तो ये बहुत हैवी हो गया। अब 3-3 4-4 लैपटॉप अगर अपने बैग में डाल के रखोगे तो इशू होता है, मतलब बहुत हैवी होता है। तो उस कंडीशन में ये दिक्कत बड़ा बड़ा काम, मतलब भरा काम था कि बार बार लैपटॉप को यहाँ से वहां लेके ट्रैवल करना। सो वर्चुअलाइजेशन ने इस चीज को बहुत ईजी कर दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे अलग अलग सिस्टम की जरूरत नहीं। जैसे मेरे एक सिस्टम, मेरे बेसिक सिस्टम में 4 GB की रैम, अगर आपको रैम के बारे में नहीं पता या फिर आपको नहीं पता कि मैं देखूं कैसे, तो सिंपल सा कुछ ना करें, आप अपने सिस्टम पे जाएं और यहाँ पे दिस पीसी लिखा होता है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं मैं इसको, ये दिख रहा है आपको दिस पीसी। सो दिस पीसी जो है, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें, यहाँ पे जाके प्रॉपर्टीज दिख रहा है आपको, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे इसके बारे में आपकी सिस्टम की पूरी सिस्टम की जो भी स्पेसिफिकेशंस होती है वो आ जाती है। दिख रहा होगा आपको, मेरे डिवाइस का नाम अभी ये है, और उसके अलावा मेरा प्रोसेसिंग पावर जो है, मेरा इंटेल i5 मैं यूज कर रहा हूँ अभी, मेरे इस टाइम पे मैं 2.4 गीगाहर्ट्ज का इसका प्रोसेसर है, ड्यूअल है। उसके अलावा रैम दे रखा है 24 GB रैम, जिसमें मेरा 23.8 जो है मेरा यूजेबल है। तो यहाँ पे रैम पता चल जाएगा आपको। आप अपने सिस्टम में भी पहले चेक कर लें कि रैम कितनी है। बेसिक जो, अगर मान लो जिनका लैपटॉप काफी टाइम, मतलब कुछ टाइम पुराना होगा, 5-6 साल पुराना होगा, तो ऑब्वियसली बात है उनके पास 4 GB रैम इनबिल्ट आई होगी। अभी भी कुछ सिस्टम्स में आता है, पर अभी अगर आप i5 पे जाते हैं तो आपको 8 GB रैम मिलती है यहाँ पे। सो अगर आपके पास 24 GB रैम है तो सफिशिएंट। मेरे पास 24 GB रैम है, ये एक्चुअल में नॉर्मल में होती नहीं, मैक्सिमम होती है 8 GB रैम सफिशिएंट होती है। पर हम लोग हैकिंग के लिए हमें यूज करना होता है, या फिर अगर हमें सिस्टम पे काफी सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने, तो उस कंडीशन में मुझे रैम अच्छी चाहिए। तो आप अपने चेक करिए लैपटॉप के लिए, अपने अपने जो भी वेंडर, उससे आप पूछ सकते हैं कि मेरा रैम जो है कितना बढ़ सकता है मेरे लैपटॉप का, या फिर आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो अब हमने करा क्या, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ डायग्राम के थ्रू, ताकि आपको और इजी हो जाए समझने के लिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने एक मशीन ली जिसकी 10 GB रैम, 10 GB, सॉरी 10, विंडोज 10 की मशीन है, उसकी 4 GB रैम है उसकी, और 50 GB उसकी हार्ड डिस्क है, सॉरी, ठीक है।
यहाँ पे 4 GB रैम और 50 GB इसकी हार्ड डिस्क, मतलब 50 GB मुझे रिक्वायर्ड है विंडोज 10 के अंदर। फिर मैंने एक और लैपटॉप लिया जिसके अंदर पैरेट सिक्योरिटी होगा, ठीक है, वो मैंने पैरेट सिक्योरिटी का लैपटॉप लिया या फिर कंप्यूटर लिया, उसके अंदर 4 GB की रैम मैंने डलवाई, उसके अलावा मैंने 50 GB की हार्ड डिस्क ली। उसके अलावा फिर मैंने एक मेटा एक्सप्लोरेबल मशीन, मतलब एक मेरी टारगेट मशीन जो मुझे बनानी थी, उसके लिए मैंने एक और सिस्टम लिया। उसमें मैंने मिनिमम 1 GB रैम चल जाती है क्योंकि उसमें इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। तो 1 GB रैम में भी आपका मेटा एक्सप्लोरेबल आराम से सर्वाइव कर जाएगा। लोग तो 512 में भी चलाते हैं, मैंने भी 512 MB में चलाया है इसको, ठीक है। उसके अलावा 10 GB रैम भी मोर देन सफिशिएंट है इसको। और ये मतलब ये हार्ड डिस्क है, 10 GB जो है आपका हार्ड डिस्क है आपका। समझ में आ रहा है आपको? तो मतलब ये 3 मशीन है मेरी, जिसमें एक तो विंडोज 10 हो गया, एक पैरेट सिक्योरिटी और मेटा एक्सप्लोरेटेबल मशीन। ये 3 तो बेसिक रिक्वायरमेंट है आपको हैकिंग लैब सेटअप करने के लिए। अब ये 3 अलग अलग मशीन को परचेज करना कितना कॉस्टली, एक लैपटॉप आएगा 30 to 40,000 के हिसाब से, तो इतना ईजी नहीं होता। तो हमने अगर वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का यूज करा, जो मैंने VMware सॉफ्टवेयर आपको पिछली वीडियो में इंस्टॉल करवाया था ना, नहीं देखा तो पिछले वाला वीडियो देख लो कि ना कहाँ से मैंने डाउनलोड करा था उसको। तो जो मैंने VMware जो आपको डाउनलोड कराया है ना, वो ये है, जहां पे मैं एक टाइम पे तीनों चीजें रन कर सकता हूं। अब ये करता क्या बेसिकली, अब आपने बोला कि यार तपन ये तो 4 GB रैम इसने ले रखा है, अब हमारे सिस्टम के अंदर हम अलग अलग स्लॉट कैसे डालेंगे 4 4 GB के, जैसे 4 GB का एक, 4 GB का और 1 GB का एक। तो उस कंडीशन में हमारे सिस्टम के अंदर हमें रैम अपग्रेड करनी होती। जैसे अगर आपका 4 GB रैम है तो उसको 8 GB कर लीजिए, 8 GB कर लीजिए, या फिर उसको 16 GB कर लीजिए। अगर आपको आइडल मशीन बनानी तो 16 GB रैम बहुत सही होती है एक सिस्टम पर रन करने के लिए। उसके अलावा 110 हार्ड डिस्क, इसके हिसाब से टोटल तीनों को टोटल कर लो आप कितना हो गया, तो ये 110 GB हो रहा है। तो मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको, ऐसे नहीं कि 110 GB आता नहीं है, मिनिमम बता रहा हूं। तो 500 GB अगर हार्ड डिस्क है तो चलेगा, आपका काम चल जाएगा। और अगर आपके पास i5 है तो आप इन तीनों को होस्ट कर सकते हैं अपने वर्चुअल मशीन पे। तो बेसिकली कर क्या रहे हैं हम लोग, एक वर्चुअल मशीन के थ्रू हमारी जो फिजिकल रिसोर्सेज है हमारे पास, जैसे हमारा रैम हो गया, हमारी हार्ड डिस्क हो गई, हमारे प्रोसेसिंग पावर हो गया, इन तीनों को डिवाइड कर पा रहे हैं 3 अलग अलग ओएस को होस्ट करने में। और इन सब को यूज करना बहुत ईजी है, ये सिर्फ क्लिक पे चलते हैं, मतलब आपको सिस्टम को रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर मेरे बेस मशीन में जैसे मैंने विंडोज 10 11 डाला हुआ है और मुझे पैरेट सिक्योरिटी चलाना, तो मैं कभी भी इसको क्लिक करके चला सकता हूं। मैं आपको एक छोटा सा डेमो दे देता हूं ताकि आपको इससे और क्लियर हो जाए कि मैं बोल क्या रहा हूं। तो जैसे लेट सपोज मैंने VMware करा, VMware ओपन करने के बाद, ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं सारी चीजों को, ठीक है। मैंने अब यहां दिख रहा होगा आपको बहुत सारी ओएस मैंने होस्ट कर रखे हैं। ये है हमारा पैरेट सिक्योरिटी मैंने होस्ट कर रखा है, काले लिनक्स होस्ट कर रखा है, मेटा एक्सप्लोरेटेबल कर रखा है, और क्लोन ऑफ पैरेट सिक्योरिटी मैंने कर रखा है। तो ये सारे जो मेरे ओएस है, इनको जब भी मुझे स्टार्ट करना हो तो वो कंप्यूटर में जैसे अपन ऑन ऑफ करते हैं ना, सेम वैसा ही है। इसके अंदर कोई बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसका इंस्टॉलेशन नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कैसे इंस्टॉल करना है इसको, अभी तो बस मैं बता रहा हूँ कि ये चलता कैसे है और ये कैसे दिखता कैसे है स्पेशली। अब दिख रहा होगा, आप जिस भी ओएस के ऊपर क्लिक करोगे ना, उसकी अपनी की स्पेसिफिकेशन आ जाती है। तो मेरे सिस्टम में से, मेरा अभी 24 GB का मेरा सिस्टम है, उसमें से 4 GB मैंने दे रखा किसको, पैरेट सिक्योरिटी को। 2 प्रोसेसर दे रखे हैं मैंने इसको, उसके अलावा 20 GB इसको हार्ड डिस्क दे रखी है, और कुछ बेसिक चीजें यहाँ पे दे रखा है आपको। अब काले लिनक्स की बात करूं, दिख रहा है आपको कितना इजी हो गया। पैरेट सिक्योरिटी ऑन करना है, इस टैब पे क्लिक करो, काले लिनक्स ऑन करना है, इस टैब पे क्लिक करो, और फिर यहाँ पे पावर ऑन करने के लिए जैसे अपन दबाते हैं ना पावर बटन कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर, वैसे यहाँ पे पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन क्लिक करते ही अपने आप चालू हो जाएगा मशीन। और यहाँ पे मैंने इसको अभी 2 GB रैम दे रखा है काले लिनक्स को, प्रोसेसर मैंने 4 दे रखे हैं। उसके अलावा आपको दिख रहा होगा हार्ड डिस्क मैंने 80 GB दे रखा है यहाँ पे। तो ये मेरा बहुत ईजी है। अब इसको जैसे लेट सपोज मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ पैरेट सिक्योरिटी चला के, कि भाई मुझे मेरा जो मेन मशीन है वो है विंडोज 11 की, और मुझे उसके अंदर एक पैरेट सिक्योरिटी चलाना, तो कुछ नहीं करना, मुझे पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन करना है, क्लिक करते देखो ये स्टार्ट हो गया बस मेरा। मुझे सिस्टम रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये वर्चुअल मशीन के अंदर ही ये सब पॉसिबल हो पाता है। एक टाइम पे आप मोर देन 1 ऑपरेटिंग सिस्टम को होस्ट कर पाते हैं। बस मुझे क्लिक करना है अंदर और एंटर दबा देना। और जैसे ही अगर मुझे इस मशीन से बाहर आना, अभी देखो मेरा माउस आपको कहीं दिख नहीं रहा हो, कर्सर नजर नहीं आ रहा होगा आपको कहीं पे भी, तो उसके लिए मुझे कंट्रोल प्लस ऑल्ट दबाना है, आ गया मेरा कर्सर बाहर। अब मैं स्विच कर सकता हूँ दूसरी मशीन में। अब इसको मैं चालू कर लूँ यहाँ से, तो ऐसे करके, और फिर ये पैरेट सिक्योरिटी मेरा इधर खुल गया वापस से। शायद मेरा ये करप्ट हो गया, एक सेकेंड, यहाँ जाके मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। कितना इजी है, मतलब आपको सिर्फ है ना बाहर निकलना है, क्लिक करना है और फिर अंदर जाना है और अपना काम कर लेना है। अब इसको मैंने स्टार्ट कर दिया, थोड़े टाइम में अपना ये स्टार्ट भी हो जाएगा। इसलिए हैकर्स जो होते हैं वो यूज करते हैं वर्चुअलाइजेशन का, ताकि मोर देन 1 ऑपरेटिंग सिस्टम वो एक ही टाइम पे अपने सिस्टम में यूज कर सके। और अगर कोई कभी कुछ होता भी है तो वो सिर्फ वर्चुअल मशीन को हटाएंगे, ऑटोमेटिकली सब चीजें हट जाएंगी।
उनका सिस्टम जो है विंडोज 11 एज इट इज रहेगा। तो जब हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम लोग जब सिस्टम को चेक करते हैं तो कई बार हम ये देखना भूल जाते हैं कि इसके अंदर पहले वर्चुअल मशीन इंस्टॉल था भी या नहीं, क्योंकि हैकर ने जो भी टास्क परफॉर्म करा था वो वर्चुअल मशीन पे करा था और हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं मेन मशीन की। तो अगर मेन मशीन है वहां पे जैसे विंडोज 11 है तो मैंने विंडोज 11 कुछ भी नहीं करा, सारा जो मेरा हैकिंग रिलेटेड टास्क था वो मैंने पैरेट सिक्योरिटी में करा। तो ये ट्रांसपेरेंसी आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, वर्चुअलाइजेशन के बारे में, कि हैकर जो है काफी हद तक वर्चुअलाइजेशन का ही यूज करते हैं कोई भी इलीगल एक्टिविटी करने के लिए, और इसके थ्रू आप उसको पकड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मेरा ये है तो ये मैंने हैकर के अंदर एंटर कर लिया और ये मेरा मेन ओएस जो है पैरेट सिक्योरिटी का ओएस जो है मेरा ये स्टार्ट होने वाला है। इसका इंस्टॉलेशन वाली वीडियो जो आएगी नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी, उसमें बताऊंगा कैसे इंस्टॉलेशन करना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे देखो दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे ईमेल, एम पास, ये सब मैंने फाइल बना रखी है। तो ये एक अदर ऑपरेटिंग सिस्टम है और एक मेरी जो मशीन के अंदर जो मैं रन कर रहा हूँ ये एक मेरा अदर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये मेरा विंडोज 11 हो गया, ये मेरा पैरेट सिक्योरिटी हो गया। तो ऐसे करके अपन मोर देन वन ऑपरेटिंग सिस्टम को होस्ट कर पाते हैं वर्चुअलाइजेशन का यूज करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ये वैसे। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन हेल्प करता है हमारे रिसोर्सेज को कंप्लीटली यूज करने में। अगर मेरी 16 GB रैम है तो मैं अपने दो इसके बीच में 8-8 GB रैम भी डिवाइड कर सकता हूँ ताकि दोनों प्लेटफॉर्म मेरे अच्छे से चले और बिना रीस्टार्ट करे मुझे अपने दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं एक्सेस कर सकूँ। अब बात करते हैं फटाफट इसके सिस्टम रिक्वायरमेंट के बारे में बात कर लेते हैं फटाफट, कि भाई अगर मुझे कैसे पता कि मेरे सिस्टम के अंदर कौन सा मुझे ओएस डालना चाहिए या फिर कितने ओएस में होस्ट कर सकता हूं मेरे सिस्टम में। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें कि अगर आप अपने सिस्टम के अंदर वर्चुअल मशीन क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आपके पास अगर ये प्रोसेसर है या फिर ये प्रोसेसर है तो उसमें कितने बन सकते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं i3 से। तो लेट सपोज कि अगर आपके पास i3 प्रोसेसर है, ठीक है ना, जो थोड़ा पुराना हो गया, अभी भी आता है पर अभी 40,000 के आसपास रेंज में आता है, 20-25 हज़ार 30,000 से 25-30 हज़ार से स्टार्ट होता है और 40,000 के आसपास i3 आपको मिल जाएगा। लेटेस्ट जनरेशन 11 जनरेशन चल रही है मेरे हिसाब से। ठीक है, इसके अंदर आपके पास अगर 8 GB रैम है, वैसे बाय डिफॉल्ट अगर आपने बहुत पहले मतलब 3-4 साल पहले खरीदा है तो वो i3 प्लस 4 GB रैम आया होगा, तो आप उसके अंदर 4 GB रैम और ऐड करा लीजिए ताकि उससे आपका सिस्टम जो है वो हैकिंग लैब क्रिएट कर सके। ठीक है, उसके बाद दे रखा है यहाँ पे 500 GB हार्ड डिस्क, क्योंकि अगर आप 4 GB रैम के अंदर ही अगर आपका विंडोज 10 है और 4 GB रैम के अंदर ही अगर आप काले पैरेट सिक्योरिटी डालेंगे तो सिस्टम जो है वो हैंग करना शुरू कर जाएगा और फिर वो दिक्कत करेगा। तो बेटर है कि आप अपने रैम को 8 GB में अपग्रेड करा लीजिए, 2-3 हज़ार के अंदर 2-3 हज़ार के अंदर आराम से एक 4 GB रैम आ जाएगी आपकी। ठीक है, और उस कंडीशन में अगर आपके पास बेसिक रिक्वायरमेंट i3 है और 8 GB रैम है, 500 GB हार्ड डिस्क है, तो उस कंडीशन में आप अपने मेन मशीन के अंदर विंडोज 10, बहुत सारे लोग डालते हैं, हटा दीजिए उसको, विंडोज 7 डाल दीजिए मेन मशीन के अंदर। अगर आपकी सिस्टम की रिक्वायरमेंट कुछ और है, मतलब विंडोज 10 पे ही आपको कुछ सॉफ्टवेयर चलते हैं तो उसकी बात अलग है, पर बेस मशीन में विंडोज 7 डालिए ताकि लाइट वेटेड रहे, ज्यादा लोड ना पड़े विंडोज आपके मेन मशीन पे। उसके अलावा आप वर्चुअल मशीन में होस्ट कर सकते हैं पैरेट सिक्योरिटी और मेटा एक्सप्लोरेटेबल 2, इन दोनों को आप डाल सकते हैं। आप इसमें काले लिनक्स डालने की गलती मत करना, 3 से ऊपर आप 2 से ऊपर डालेंगे तो सिस्टम लैग करना शुरू कर जाएगा, धीरे धीरे आपके सिस्टम के हैंग होएगा, बहुत हीटिंग होएगा, ये सब इश्यूज आते हैं अगर आप मोर देन 2 डालते हैं। काफी लोग चला भी लेते हैं तो वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, i5 की बात कर रहा हूं मैं। i5 अगर प्रोसेसर है आपके पास, जो अभी लेटेस्ट प्रोसेसर आ रहा है जिसका कॉस्ट जो होता है 45 टू अबव, जितने भी लैपटॉप से सब i5 प्रोसेसर पर आ रहे हैं, लेटेस्ट जनरेशन 11 जनरेशन चल रही है अभी। उसके अंदर अगर आपके पास बाय डिफॉल्ट अगर आपने i5 लिया है तो वो 8 GB रैम के साथ में ही आया होगा। अगर उसको अपग्रेड करना है तो आप उसको 12 या फिर 16 GB कर सकते हैं। ठीक है ना, और 1 TB बाय डिफॉल्ट हार्ड डिस्क आती है i5 के साथ में, तो वहां पे आपको विंडोज 10 और 11 जो मेन मशीन पे आप डाल सकते हैं, जो बेसिक आपका आएगा। मेरे हिसाब से अभी आप अगर आपने नया लिया है फिर 1 साल पहले लिया होगा तो विंडोज 10 तो बाय डिफॉल्ट डला हुआ आएगा, नया लिया है तो विंडोज 11 आएगा। तो मेन मशीन मतलब जो मेरा भी बेस मशीन दिख रहा है आपको, इसे हम बेस मशीन बोलेंगे, मेन मशीन बोलेंगे, जिसके जिसके अंदर मैं आपको पीपीटी दिखा पा रहा हूँ। ठीक है ना, फिर वर्चुअल मशीन के अंदर जो रहेगा उसे हम वीएम मशीन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है कि आप उस कंडीशन में आप यहाँ पे पैरेट सिक्योरिटी होस्ट कर सकते हैं, आप मेटा एक्सप्लोइट कर सकते हैं। सॉरी, मेरा डिजाइन जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, तो पैरेट सिक्योरिटी डाल सकते हैं, मेटा एक्सप्लोइट डाल सकते हैं, उसके अलावा एक विंडोज 7 की मशीन, क्योंकि जब आप मालवेयर एक्सप्लोइटेशन करते हैं, मालवेयर टेस्टिंग करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको विंडोज 7 की जरूरत पड़ती है। और भी काफी सारी चीजों के लिए एक्सप्लॉइट रन करना है, रिमोटली सर्वर को कैसे एक्सप्लॉइट करना, उस सब चीजों के लिए जरूरत पड़ता है। और अगर आपका ये 24 GB रैम हो जाता है तो आप इसमें विंडोज सर्वर डाल दीजिए, क्योंकि काफी सारे प्रैक्टिकल विंडोज सर्वर
रेड हैट, इन सब के थ्रू भी परफॉर्म होते हैं हमारे, ठीक है। बस ये भी रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपके पास ये दो चीजें हैं तो i3 वाले ये वाला पार्ट फॉलो करें, i5 वाले ये वाला पार्ट फॉलो करें, तो आपकी हैकिंग लैब बहुत अच्छे से बन जाएगी। तो आई होप आपको पूरी वीडियो के समझ में आ गया होगा कि वर्चुअलाइजेशन होता क्या है और सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर ये सिस्टम की रिक्वायरमेंट बेसिक आपकी है तो आप आराम से कर सकते हैं। अगर आप i3 के नीचे प्रोसेसर है आपके पास तो उस कंडीशन में एक्सपेरिमेंट ना करें अपने सिस्टम के साथ में, सिस्टम हैंग करेगा, फ्रीक्वेंटली हीट करेगा और फिर इशू आ सकते हैं। उस कंडीशन में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, रूफस के थ्रू आप पेन ड्राइव बूटेल बना के डायरेक्टली भी रन कर सकते हैं। थोड़ा सा क्रिटिकल, थोड़ा सा उसके लिए आपको टेक्निकल पता होना चाहिए कि सिस्टम के अंदर कैसे आपको बूट सेटिंग्स में जाना है, स्टार्टअप सेटिंग्स जो होती है हमारी उसमें जाना है, बायो सेटिंग में जाना है, फिर उसके अंदर आपको प्रायोरिटी चेंज करनी है, हार्ड डिस्क से पेन ड्राइव में करना है। थोड़ा सा रॉकेट साइंस है वो, थोड़ा सा सीखना, ठीक है ना। पर बताऊंगा उसके बारे में भी आपको। पर ये बेसिक चीजें अगर आपके पास है तो आप वर्चुअलाइजेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी हमारी बनेगी वो कैसे आपको हैकिंग लैब इंस्टॉल करनी है अपने सिस्टम पे। जो सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर चुके हैं, वर्चुअलाइजेशन आप समझ चुके हैं, सिस्टम रिक्वायरमेंट आप जान चुके हैं, एक बार सिस्टम का हैकिंग का पूरा लैब इंस्टॉल हो जाए, फिर कुछ बेसिक्स जैसे आईपी एड्रेसेस, पोर्ट नंबर, प्रोटोकॉल, कुछ ऐसी बेसिक चीजें जो आपको इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत हेल्प करेगी चीजों को क्लियर समझने में। क्योंकि जब कोई क्राइम होता है तो हमें पता होना चाहिए कि ये क्राइम हुआ है, तो इसके अंदर एविडेंस कहां से कलेक्ट करूं। जब तक हमें उस क्राइम के बारे में पता नहीं हो, कंप्लीट पता नहीं होगा, बेसिक पता नहीं होगा, आप इन्वेस्टिगेशन के अंदर उसके एविडेंस गैदर नहीं कर पाएंगे कि कहां से उसके एविडेंस निकालूं, आपका लीड जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो ये सब बेसिक चीजें आपके बहुत जरूरी है, वो एक बार समझ में आ जाएगा देन फिर हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करना और आपको चीजें समझ में आएगी। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट में लिख के बताएं मुझे कि ना कोई डाउट्स है तो डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं आप, ठीक है। सो इसलिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।